नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चुनावी चंदे मामले में एसबीआई को आज फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार। 21 मार्च तक बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश। कहा, बॉन्ड नंबर देने में सिलेक्टिव नहीं हो सकता है बैंक। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का जबरदस्त प्रहार। कहा, शक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं। राहुल का जवाब, मोदी जी के साथ अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति। भाजपा के मैनिफेस्टो में दिख सकता है विकसित भारत का रोड मैप। किसानों के लिए खास ऐलान संभव। रेलवे, रोड, शिपिंग जैसे बड़े सेक्टर पर हो सकता है फोकस। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम झटका। आज ही सरेंडर करके जाना होगा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। केजरीवाल ने जल बोर्ड मामले में ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने किया प्रशासन में बड़ा फेरबदल। पश्चिम बंगाल के डीजीपी, 6 राज्यों के मुख्य सचिवों को हटाने का दिया आदेश। दिन के निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी, लेकिन बाजार फ्लैट बंद। मेटल शेयरों में तेजी, लेकिन मिड कैप आज भी करीब 200 पॉइंट गिरा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनावी महासंग्राम की खबरों के साथ। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक पूरा डाटा चुनाव आयोग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। एसबीआई को एक हलफनामा भी देना होगा कि उसने कोई भी जानकारी छुपाई नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि डाटा देने को लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसबीआई को बॉन्ड के पूरे विवरण का खुलासा करना जरूरी है। There is no manner of doubt that SBI is required to make a complete disclosure of all details in its possession. This would clarify, would comprehend the alphanumeric number of and the serial number, if any, of the bonds which were purchased and redeemed. चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अब जुड़ गए हैं संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं एक बार फिर से, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ डाटा सौंपने के निर्देश दिए थे। जब ये डाटा पब्लिश हुआ तब पाया कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर नहीं दिए। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया था। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि एसबीआई से पूछा कि आपने ये डाटा क्यों नहीं दिया। आप डाटा को लेकर के सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं, ये डाटा सौंपना आपकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को गुरुवार शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डाटा इलेक्शन कमीशन को सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की चेयरमैन को कहा है कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपने किसी भी तरह की जानकारी नहीं छुपाई है। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है वो इस डाटा को पब्लिश करेगा। इसके साथ साथ जो सीआई और एसोचैम के चैम्बर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। तो उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सीरियल नंबर दिए जाते हैं तो इससे विच हंटिंग का खतरा हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख यानी डीजीपी को भी हटाने का आदेश चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। साथ ही बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को भी हटाने का आदेश जारी किया जा चुका है। इकबाल सिंह चहल के साथ ही अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त को भी हटा दिया गया है। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के GAD सचिव को भी हटाने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है।
राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कल राहुल गांधी ने मुंबई में इंडिया गठबंधन की रैली में कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम इस शक्ति से लड़ रहे हैं। इसे लेकर आज तेलंगाना में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन पर प्रहार कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो शक्ति को खत्म करने की इंडिया गठबंधन की चुनौती को स्वीकार करते हैं। साथ ही रैली में आई महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति स्वरूपा कहकर उनका आशीर्वाद मांगा और कहा कि 4 जून को फैसला हो जाएगा कि जनता शक्ति का विनाश चाहने वालों को जिताएगी या फिर शक्ति को पूजने वालों को। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। दरअसल कल मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर शक्ति शब्द का इस्तेमाल करके हमला बोला था। राहुल ने हिंदू धर्म से जुड़े शक्ति शब्द का हवाला देते हुए कहा था कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी पर शक्ति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। साथ ही राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर सफाई दी है और प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह वो उन्हें घुमाकर उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं। राहुल आगे लिखते हैं कि जिस शक्ति का उन्होंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से वो लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी घमासान बढ़ गया है। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन में कौन कितने पानी में है, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में विकसित भारत का रोड मैप देखने को मिल सकता है। इन दिनों सारी नजरें बीजेपी के मैनिफेस्टो पर टिकी हुई हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मैनिफेस्टो में किसानों के लिए खास ऐलान हो सकते हैं। क्या कुछ हो सकता है बीजेपी के मैनिफेस्टो में, पूरी जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, विकसित भारत रोड मैप पर क्या कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल है आपके पास?
देखिए, अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस मैनिफेस्टो में एक मुद्दा जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है वो हो सकता है आपको विकसित भारत का। 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प है भाजपा का, वो किस तरह से आगे बढ़ाएगी और वापस सत्ता में आती है तो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, इसकी पूरी डिटेल आपको मैनिफेस्टो में देखने को मिल सकता है। और इसी डिटेल में एक बात जिस पर काफ़ी फोकस हो सकता है वो है गरीबी हटाने को लेकर के। समयबद्ध तरीके से तय समय सीमा में पूरे देश से गरीबी हटा दी जाएगी, इसका भी ऐलान या फिर इसका भी वादा आपको मैनिफेस्टो में देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका असर आपको मैनिफेस्टो में आपको देखने को मिल सकता है और इसके लिए 2-3 विकल्प हैं जिसके कुछ ऐलान हो भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ चुनिंदा फसलों के लिए, दलहन जैसे फसलों के लिए MSP की तय समय सीमा तक गारंटी दे दी जाए, इसका ऐलान हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि जो किसान मांग कर रहे हैं वो उसी को मान लिया जाए, लेकिन उसकी तरफ बढ़ता हुआ कदम आपको देख सकता है ताकि जो किसानों को तेवर है वो थोड़े शांत हो सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रकम बढ़ाई जाए, इसका भी ऐलान हो सकता है। महिलाओं के लिए 12,000 किया जाए या फिर सभी किसानों के लिए 6,000 से बढ़ा के 8,000 9,000 कर दिया जाए। इस तरह के कुछ वादे आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा, जिस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरती रही है उस मुद्दे को काफी प्रमुखता से मैनिफेस्टो में जगह दी जा सकती है, वो है रोजगार को लेकर के। कितने रोजगार अगले 5 साल में भाजपा बनाएगी, पैदा करेगी, कितने लोग को रोजगार देगी, इसका एक टारगेट देते हुए डिटेल काफ़ी प्रभावशाली तरीके से इस मुद्दे को रखते हुए दिखेगी। इसमें नई पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न जैसे वादे भी किए जा सकते हैं। इन सब के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, नए बुलेट ट्रेन, नए वंदे भारत, नए पोर्ट खोला जाना, हाईवे को बढ़ाया जाना, इस तरह के जिक्र होंगे। और सोशल सेक्टर भी एक की फोकस एरिया होगा जिसमें शिक्षा और हेल्थ सेक्टर पर खास फोकस हो सकता है। हालांकि बता दूं कि अभी लोगों से सलाह मशविरा किया जा रहा है, नमो ऐप पे लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, मोदी को चुनते हैं इस स्लोगन के साथ मैनिफेस्टो जुड़े सुझाव मांगे जा रहे हैं। इन सुझाव आने के बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा और अगले महीने पहले हफ्ते में मैनिफेस्टो जारी होने की संभावना है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव डिटेल्स के लिए। वहीं चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और उन्हें फौरन सरेंडर करने को कहा है। यह फैसला जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की बेंच ने सुनाया है। सत्येंद्र जैन के वकील विवेक जैन ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सरेंडर के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा है। दरअसल सत्येंद्र जैन पिछले 10 महीने से मेडिकल बेल पर हैं और साथ ही कोर्ट ने उन पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। निफ्टी और निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 105 पॉइंट चढ़कर 72,748 पर और निफ्टी 32 पॉइंट चढ़कर 22,056 पर बंद हुआ। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव दिखा, वहीं मेटल, ऑटो, एनर्जी शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। साथ ही फार्मा, इंफ्रा, रियलिटी इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। सरकारी बैंकों का वैल्यूएशन अभी भी सस्ता है, ये कहना है MOFSL के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ का। मोतीलाल ओसवाल इंडिया आइडिएशन कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि रियलिटी, ऑटो, होटल, हॉस्पिटल, डिस्क्रिशनरी कंजप्शन स्पेस में कमाई के कई सारे अच्छे विकल्प मौजूद हैं। मुझे लगता है PSU बैंक उतने ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं, बट उनके वैल्यूएशंस आज भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल हैं। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में जो हर क्वार्टर में हम अपडेट करके पब्लिश करते हैं, द लास्ट पब्लिश्ड मॉडल पोर्टफोलियो हैज़ SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा एज अ बिग ओवरवेट पोजीशन। आपने सही कहा, रियल एस्टेट पे भी हमारी राय बहुत पॉजिटिव है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में आप देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा डेवलपर्स, इस तरह के स्टॉक्स मौजूद है। वहाँ पे थोड़ा करेक्शन हमने देखा है। इसके अलावा हमें जो ठीक लगते हैं सेक्टर्स वो है होटल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेक्टर यहाँ से भी अगले 3-5 साल में उभर के आने की उम्मीद ज़्यादा है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 8 कंजम्पशन स्टॉक्स है जिसमें से 7 डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है। इसमें टाइटन, इंडियन होटल, मेट्रो, लेमन ट्री, जोमेटो, डीमार्ट, रेस्टोरेंट ब्रांड, इस तरीके के स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में काफ़ी मौजूद है।
और फिर ऑटो सेक्टर में भी हमारी राय काफ़ी पॉजिटिव है, जहाँ पे हमारे रिकमेंडेशंस में M&M, अशोक लेलैंड और हीरो है। सो ये 4-5 सेक्टर्स जो है फाइनेंशियल्स, उसके अंदर नॉन लेंडिंग और PSU बैंक्स में हमारा बड़ा ओवरवेट है। एंजल ब्रोकिंग, PNB हाउसिंग फाइनेंस, ये भी सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद है जो हमारे टॉप आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हॉस्पिटल्स में मेदांता हॉस्पिटल, सो ये सारे जो सेक्टर्स है, जो स्टॉक्स है, हमारे टॉप आइडियाज़ में है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में मौजूद है। दो मुझे लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहिए था। एक तो HDFC बैंक, अब यहाँ पर क्या आप अपने क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि अब इसको लीजिए यहाँ पर इस लेवल पर, और दूसरा ITC जहाँ पर वो बड़ी ब्लॉक डील हुई। गौतम, इन दो स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है, हाउस व्यू? सो ITC एक अकेला ऐसा स्टॉक है जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में पूरे कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज में हमारी राय पॉजिटिव है। दिस इज द ओनली कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक दैट वी होल्ड। वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं, डिविडेंड यील्ड्स काफ़ी अच्छा है, और ये जो थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज हो चुका था बजट के पहले, और ये जो बैट का जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको लेके एक हैंगओवर था, मुझे लगता है दैट इज़ आउट ऑफ द वे। और अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से भी अगला 2 साल कम से कम 10 से 12% का कंपाउंडिंग आने की उम्मीद है। उसके सामने वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से हमें ITC ठीक लगता है। जहाँ तक HDFC बैंक का सवाल है, हमारा व्यू वहाँ पे थोड़ा सा फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू हमें ICICI बैंक बेटर लगता है। HDFC बैंक पे हमारा अभी भी अंडरवेट पोजीशन है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। इनफैक्ट उसके वजह से हमारा पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का वेट भी अंडरवेट हो जाता है। लेकिन हमारे अगर आप पोर्टफोलियो को देखते हैं तो ICICI बैंक एक नंबर 1 चॉइस है अभी हमारा, उसके बाद एक्सिस बैंक। सो विद इन फाइनेंशियल्स द पोजिशनिंग इज़ वेरी क्लियर। सबसे बड़ा ओवरवेट PSU बैंक्स, फिर NBFC, और प्राइवेट बैंक्स अंडरवेट है largely because of the underweight stance that we are carrying in HDFC Bank in our model portfolio. So relative preference हमारा ICICI बैंक की तरफ ज़्यादा है। वहाँ हमें रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से प्लस नियर टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा बनने की उम्मीद। जेफरीज ने अगले 5 साल के लिए 11 दमदार शेयरों की लिस्ट जारी की है। जेफरीज के मुताबिक अगले 5 साल में मल्टी बैगर बन सकते हैं कौन से शेयर, ये बताएंगे सुमित मेहरोत्रा। तो जेफरीज ने आज 11 शेयरों के ऊपर एक बड़े टारगेट्स दिए हैं, और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से अलग अलग स्टॉक जहां पर एक अच्छे तेजी का पोटेंशियल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो एक एक करके तमाम शेयरों के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एम्बर एंटरप्राइज साथ, जहां पर जेफरीज मानता है कि एक बड़ी तेजी आ सकती है 9,740 रुपए के टारगेट्स के लिए। PLI से अगले 6 साल में करीब 36% के आसपास के सालाना ग्रोथ का एक अनुमान लगाकर वो चल रहे हैं। इसके अलावा सीमेंट स्पेस में एक बड़ा नाम जो कि है अंबुजा सीमेंट, जहां पर खरीदारी दर चलने की राय है करीब 1250 के टारगेट्स के लिए। 19% के आसपास की EBITDA ग्रोथ की बातचीत उन्होंने की है, और उनका मानना है कि जिस तरह से नई कैपेसिटीज ऐड हो रही हैं, वो नई कैपेसिटीज अंबुजा के लिए एक बड़ा प्ले बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो अंबुजा सीमेंट रहेगा दूसरा शेयर। वहीं अगर तीसरे शेयर की बात की जाए तो तीसरा शेयर रहेगा एक्सिस बैंक। उनका मानना है कि अगले 5 सालों में लोन ग्रोथ करीब 17% के आसपास रहेगी। 2810 रुपए के टारगेट्स के लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी करके चलने की राय जेफरीज की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा चौथे पायदान पर आता है भारतीय एयरटेल, जहां पर उनको 2530 रुपए के टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं, और अगले 6 सालों में 21% के आसपास के फ्री कैश फ्लो की बातचीत यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में वैसी ये स्टॉक है, और एक अच्छी तेजी और खुलते हुए दिखाई पड़ सकती है। JSW एनर्जी 5वें पायदान पर, जहां 1100 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी चलने की राय है। FY 30 तक क्षमता करीब 3 गुना और बढ़ने का अनुमान है, और जिस तरह से डिमांड है और कंपनी की तरफ से नई कैपेसिटी एडिशन स्पेशली रिन्यूएबल स्पेस में, वो कंपनी के लिए अच्छे पोटेंशियल अपसाइड खोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए JSW एनर्जी में खरीदारी चलने की राय है। देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी लार्सन एंड टूब्रो 7564 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर चलने की राय है। करीब आय में 15% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत जेफरीज मान रहा है। उनका यह मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कंपनी की तरफ से है, जो भी कंपनी को आने वाले समय में एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड और देता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 7वें पायदान पे आता है लोधा डेवलपर्स। उनका लगता है कि मुंबई मार्केट में 10% के आसपास की एडिशनल ग्रोथ कंपनी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसीलिए 3000 के टारगेट्स के लिए जेफरीज की तरफ से यहां पर भी खरीदारी करके चलने की राय लोधा डेवलपर्स के अंदर आ रही है। 8वें पायदान पे मैक्स हेल्थ केयर, करीब नई कैपेसिटीज एडिशन स्पेशली बेड एडिशन का कंपनी को फायदा होगा Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर, और 1925 रुपए के टारगेट्स के लिए जेफरीज मानता है कि यहां पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये 8वें पायदान पर है। 9वें पायदान पर आता है SBI, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक। रिटेल, SME, कॉर्पोरेट कारोबार में करीब 13% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत, और 1860 रुपए के पोटेंशियल अपसाइड के लिए जेफरीज की तरफ से खरीदारी करके चलने की राय SBI के अंदर।
टीवीएस मोटर्स, जहां पे टू व्हीलर स्पेस में तो एक अच्छी ग्रोथ रहेगी, साथ ही साथ ईवी स्पेस पे भी कंपनी बढ़िया मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है। इसीलिए 5,000 रुपए के टारगेट्स के लिए जेफरीज यहां पर खरीदारी कर चलने की राय दे रहा है। और आखिरी में आता है जोमेटो। एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स की बातचीत तो है ही, साथ ही साथ फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स कारोबार के अंदर भी डबल डिजिट ग्रोथ की बातचीत है। इसीलिए 400 रुपए के टारगेट्स के लिए जेफरीज मानता है कि यहां पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ड्रीम 11 की टीम जो है उसके अंदर सभी तरह के स्टॉक जहां पर एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार का स्वागत है। अब कुछ और खबरें। रूस में व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। लगातार 5वीं बार वो राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। उन्हें चुनाव में रिकॉर्ड 87% से ज्यादा वोट मिले हैं। अगर वो अपना टर्म इस बार पूरा कर लेते हैं तो वो स्टालिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। इसके साथ ही पिछले 200 साल में सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्राध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी पुतिन ने अपने नाम करने की ओर कदम बढ़ा लिया है। वहीं पश्चिमी नेताओं ने चुनाव को अवैध बताकर खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि पुतिन ने विरोधियों को कैद कर लिया है और चुनाव नहीं लड़ने दिया है। चलिए, फिलहाल अब आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में क्या कुछ खास है। सुस्त जीवन शैली और बैठकर काम करने के चलते अब लोअर बैक पेन महामारी की तरफ फैल रहा है। कैसे रहे कमर दर्द से सुरक्षित और कैसे करें इसका इलाज, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा शाम 5:57 पर।